हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके क्रैश कोर्स के सेकेंड क्लास में। जैसे कि आप लोगों को मैं बताने वाले हूँ कि आप सभी का एग्जाम दम नजदीक आने वाला है और फिर आप लोग के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आए हूँ। उसमें आपको उसी क्वेश्चन को लिया गया है जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वह बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने वाला है या फिर आगे भी आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो बच्चे अभी तक इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दिया गया है और नंबर भी है जिसपे आप सभी को पीडीएफ दिया जाएगा। ये आपका नंबर है, ये नंबर है, इस नंबर पे संपर्क करें और इस पे आप सभी को पीडीएफ क्रैश कोर्स दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज सेकेंड वीडियो है क्रैश कोर्स का जिसमें आपका आज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बताने वाले। ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थ के चुंबकीय गुण से आप क्या समझते हैं। जानेंगे ठोस पदार्थ के चुंबकीय गुण से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद है निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। जितने भी दिया गया है इसका व्याख्या करना है। अनुचुंबकत्व को प्रतिचुंबकत्व, लचुंबकत्व और फिर नेक्स्ट है फेरी चुंबकत्व और प्रतिलय चुंबकत्व। इन सभी के बारे में बारी बारी से हम सभी को डिटेल जानना है। चलिए ठोस पदार्थ के चुंबकीय गुण से आप क्या समझते हैं। तो किसी पदार्थ का चुंबकीय गुण उस पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र की तरफ प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। जब किसी पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, किसी भी पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो फिर वह या तो क्षेत्र के प्रबल भाग या फिर आकर्षित होता है और दुर्बल भाग की ओर विकर्षित होता है। आकर्षित का मतलब एक दूसरे के नियर आता है और विकर्षित का मतलब एक दूसरे से दूर जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी पदार्थ का चुंबकीय गुण उस पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकत्व की ओर चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है, उसी को ठोस पदार्थ के चुंबकीय गुण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है अनुचुंबकत्व। ए नंबर है अनुचुंबकत्व। वैसा पदार्थ जिनमें एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनमें एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि अयुग्मित का मतलब सिंगल होता है, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जैसे कि देखिए मानकर चलते हैं ये आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो कि सिंगल है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित होता है, उसी को अनुचुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। फिर है अनुचुंबकत्व पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होती है। और नेक्स्ट है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होता है। फिर इसके बाद है ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं होता है उस समय यह अपना चुंबकत्व खो देता है। उदाहरण है ऑक्सीजन, CO2+, Ferrous-3+, ये सब आपका एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट है
प्रतिचुंबकत्व। अब है कि प्रतिचुंबकत्व क्या है, बी नंबर है। वैसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। इसमें है इलेक्ट्रॉन जो है वह युग्म के यानी कि जोड़े के रूप में उपस्थित है और फिर उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, वह जोड़े के रूप में उपस्थित। देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। इसमें प्रतिकर्षित हो रहा है और अनुचुंबकत्व में आकर्षित हो रहा था। फिर नेक्स्ट है, यह चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित होता है। यह विपरीत रूप से दुर्बल रूप में चुंबकित होता है। फिर नेक्स्ट है, प्रतिचुंबकत्व उन पदार्थ द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। वैसे पदार्थ के द्वारा इसे दर्शाया जाता है जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में होते हैं। जैसे कि देखिए, उदाहरण है आपका जल हो गया, नमक हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब आपका प्रतिचुंबकत्व का उदाहरण है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है जोड़े के रूप में उपस्थित होता है, उसे हम सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और अनुचुंबकत्व था जिसमें इलेक्ट्रॉन, अनुचुंबकत्व था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन एक से अधिक अयुग्मित के रूप में उपस्थित होता है, और प्रतिचुंबकीय जिसमें कि युग्म के रूप में उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लौ चुंबकत्व। अब है कि लौ चुंबकत्व क्या है, सी नंबर है आपका लौ चुंबकत्व। ये सी आपका लौ चुंबकत्व है। देखिए, वैसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। लौ चुंबकत्व है कि वैसे पदार्थ जिनमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, अयुग्मित मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, उसी को लौ चुंबकत्व पदार्थ कहते हैं। देखिए, ये पदार्थ अस्थायी रूप से यानी कि अस्थायी नहीं, अस्थायी रूप से चुंबकित किए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, ठोस अवस्था में लौ चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं। ठोस अवस्था में लौ चुंबकीय पदार्थ के जो धातु होते हैं, धातु आयन, वह छोटे खंडों में, छोटे छोटे खंडों में, टुकड़ों में एक साथ समूहित हो जाते हैं यानी कि मिल जाते हैं, और इन्हें डोमेन कहा जाता है। तो जो प्राप्त होती है उसे डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। प्रत्येक डोमेन जो है वह छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। चलिए, इसका उदाहरण है आपका फेरस, CO, निकेल, ये सब इसका उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है, फेरी चुंबकत्व। फेरी चुंबकत्व क्या है, वैसे चुंबकीय पदार्थ जिसका चुंबकीय आघूर्ण का योग का मान धनात्मक एवं एक से अधिक होता है। फेरी चुंबकत्व में क्या होता है, फेरी चुंबकीय पदार्थ का मान जो होता है धनात्मक होता है और फिर एक से अधिक होता है, लेकिन शून्य नहीं होता है, उसे फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये लौ चुंबकत्व की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। उदाहरण है आपका Fe3O4 और फिर मैग्नीशियम फेरो ऑक्साइड। ठीक है, ये पदार्थ गर्म करने पर फेरी चुंबकीय गुण खो देते हैं। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो यह अपना फेरी चुंबकीय गुण को खो देता है और फिर अनुचुंबकीय बन जाता है। खोने के बाद अनुचुंबकीय बन जाता है। उदाहरण है, जब फेरी चुंबकीय Fe3O4 को 850 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो वह अनुचुंबकीय बन जाता है। फिर चूंकि गर्म करने पर इसके सभी डोमेन एक ही दिशा में सज जाते हैं। जब से फेरी चुंबकीय Fe3O4 को 850 केल्विन में गर्म करते हैं तो सब फेरी चुंबकीय की ओर
सॉरी वह अनुचुंबकीय बन जाता है, चूंकि गर्म करने पर इसके सभी डोमेन एक दिशा में सज जाते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रतिलय चुंबकत्व। प्रतिलय चुंबकत्व क्या है? वैसे चुंबकीय पदार्थ जिसके चुंबकीय आघूर्ण का योग शून्य होता है। इसमें चुंबकीय आघूर्ण का योग जो है वह शून्य होता है, उसे प्रतिलय चुंबकीय पदार्थ कहते हैं या फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। उदाहरण है MnO। देखिए यहाँ हम दिखाते हैं डायग्राम के द्वारा। इसमें क्या है? वैसे चुंबकीय पदार्थ जिसके चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य होता है। देखिए इसमें शून्य के बराबर है। एग्जाम्पल MnO हो गया। और एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में दिग निर्देशित होते हैं, एक दूसरे के विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों से आप क्या समझते हैं? गुणों के आधार पर उनमें विभेद करें। क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में अंतर। चलिए फर्स्ट है आकृति। आकृति के आधार पर देखते हैं। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस, पहले जान लीजिए क्रिस्टलीय ठोस है क्या। तो वैसे ठोस जिनका अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होकर वैसा ठोस जिनका अवयवी कण त्रिविमीय अवस्था में व्यवस्थित होकर एक नियमित आकृति का निर्माण करता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और फिर अक्रिस्टलीय ठोस है कि वैसा ठोस जिनका अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होकर निश्चित आकृति का निर्माण नहीं करती है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। फर्स्ट है आकृति के आधार पर। तो देखिए इनकी निश्चित आकृति होती है। क्रिस्टलीय ठोस की आकृति निश्चित होती है, वही अक्रिस्टलीय ठोस की आकृति कोई निश्चित नहीं होती है। फिर अब चलेंगे द्रव्यमानांक के आधार पर। सेकेंड गुण द्रव्यमानांक है, तो इसके द्वारा देखेंगे तो इनके क्रिस्टलीय ठोस के द्रव्यमानांक तीक्ष्ण होते हैं, यानी कि पतला होता है। और फिर अक्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यमानांक तीक्ष्ण नहीं होते हैं। थर्ड है गलन ऊष्मा। गलन ऊष्मा, तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस की गलन ऊष्मा निश्चित एवं अभिलाक्षणिक पाई जाती है। इसका गलन ऊष्मा निश्चित होता है, लेकिन वही अक्रिस्टलीय ठोस की गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होता है। फिर प्रकृति दैशिकता। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस है, यह विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। और फिर वही अक्रिस्टलीय ठोस है, इन्हें आभासी ठोस या अति शीतल द्रव्य कहा जाता है, ये समदैशिक प्रकृति वाले होते हैं। नेक्स्ट है अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम। ये दीर्घ क्रिस्टलीय ठोस जो है वह दीर्घ प्राशरी व्यवस्था वाली होती है। और फिर अक्रिस्टलीय ठोस इनमें लघु उत्तरीय प्राशरी व्यवस्था पाई जाती है। इसमें क्रिस्टलीय में दीर्घ होती है और वही अक्रिस्टलीय में लघु होता है। तो ये अंतर समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष के बीच क्या अंतर है? शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष के बीच अंतर देखिए। शॉटकी दोष क्या होता है? शॉटकी दोष में होता है कि क्रिस्टल जालक से बराबर मात्रा में धन आयन और ऋण आयन अपने स्थान से गायब हो जाता है। तो इस प्रकार से क्रिस्टल जालक में जो दोष उत्पन्न होता है उसी को शॉटकी दोष कहते हैं, ठीक है। और फिर वही देखिए, जैसे कि देखिए हम दिखाते हैं।
ये आपका डायग्राम हो गया। और फिर इसमें देखिए बराबर मात्रा में पहले इसके धन आयन और ऋण आयन लेते हैं। इसमें से क्या होता है, बराबर मात्रा में धन आयन और ऋण आयन दोनों क्या होता है, बाहर निकल जाता है, यानी क्रिस्टल से गायब हो जाता है। देखिए एक धन आयन और एक ऋण आयन, तो इस क्रिस्टल में कुछ बदलाव या फिर कुछ दोष उत्पन्न हुआ है, इसी को शॉटकी दोष कहते हैं। और शॉटकी दोष के कारण, शॉटकी दोष में इसका घनत्व जो होता है वह कम हो जाता है। फिर इसी प्रकार से अब जानेंगे कि फ्रैंकल दोष क्या होता है। तो फ्रैंकल दोष में से कोई धन आयन अपने निर्धारित स्थान से निकलकर अंतरालीय स्थान में फंस जाता है या फिर चला जाता है, तो इस प्रकार जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होती है उसी को फ्रैंकल दोष कहते हैं। फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल जालक में ना ही तो बाहर से कोई आयन अंदर आता है या फिर नहीं अंदर से बाहर जाता है, बस केवल उसके अंतरालीय स्थान में धन आयन फंस जाता है, तो जिसके कारण इसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। चलिए इसको भी फर्स्ट हो गया। इसमें देखते हैं इस दोष में, शॉटकी दोष में शॉटकी दोष में धन आयन तथा ऋण आयन अपने जालक स्थलों से पूर्णतः हट जाते हैं तथा धन आयन एवं ऋण आयन संख्या में परस्पर बराबर होता है, यानी कि बराबर मात्रा में हट जाता है। वही देखिए फ्रैंकल दोष में, फ्रैंकल दोष में क्या होता है, इस दोष में एक आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर और फिर अंतराकाशीय स्थल में आ जाती है, तो इस प्रकार जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है वह आपका फ्रैंकल दोष होता है। फिर नेक्स्ट है, इस दोष में शॉटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बाहर धन आयन और ऋण आयन दोनों बाहर निकल जाता है, जिसके वजह से इसका घनत्व कम हो जाता है। अब देखिए फ्रैंकल दोष में, इस दोष में घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई आयन बाहर नहीं जाता है, नहीं अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आता है, तो इस प्रकार से इसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। फिर नेक्स्ट है, यह दोष अधिक उप संयोजन संख्या वाले प्रबल आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। शॉटकी दोष जो है अत्यधिक उप संयोजन संख्या वाले प्रबल आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। वही देखिए फ्रैंकल दोष, यह दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनको उपसंयोजन संख्या निम्न तथा धन आयन का आकार ऋण आयन से कम होता है। ये वैसे घनत्व में यह दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनकी संयोजन संख्या निम्न तथा धन आयन का आकार जो होता है ऋण आयन से कम होता है। चलिए नेक्स्ट है, यह दोष शॉटकी दोष में क्रिस्टलों के बनने पर क्रिस्टल का अस्थायित्व बढ़ता है तथा विद्युत चालकता बढ़ती है। फिर वही है फ्रैंकल दोष में कि इस दोष के कारण क्रिस्टल का अस्थायित्व घटता है और फिर पराविद्युत चालकता बढ़ता है। इसमें दोनों बढ़ता है, लेकिन इसमें एक घटता है तो एक बढ़ता है। और फिर एक और क्या है कि जो फ्रैंकल दोष है, तो शॉटकी दोष की अपेक्षा फ्रैंकल दोष को उत्पन्न करने में बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वही शॉटकी दोष को उत्पन्न करने में फ्रैंकल दोष की अपेक्षा बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है।
और भी अंतर है जो आप सभी को नोट्स में पीडीएफ में दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है धात्विक ठोस और आयनिक ठोस क्या है। आयनिक ठोस जो है वह धन आयन और ऋण आयन के मिलने से बनता है, जिसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। वही धात्विक ठोस है कि किसी क्रिस्टल के धन आयन और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, उसी को धात्विक ठोस कहते हैं। फिर देखिए अब है कि विभेद उत्पन्न करना है गुणों के आधार पर। तो देखिए फर्स्ट है अवयविक कणों के आधार पर। तो देखिए धात्विक ठोस विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धन आयन, और वहीं पे देखिए आयनिक ठोस में क्या होता है, आयनिक ठोस में अवयवी कण होते हैं। फिर नेक्स्ट है वैद्युत चालकता। धात्विक ठोस ठोस अवस्था में या फिर गलित अवस्था में चालक होता है। जो धात्विक ठोस है वह ठोस अवस्था या गलित अवस्था दोनों में चालक होता है, यानी कि अपने से विद्युत धारा का प्रवाह करने देता है, फिर होने देता है। वही देखिए जो आयनिक ठोस है वह ठोस अवस्था में वैद्युत रोधी, मतलब कि यह अपने से होकर विद्युत धारा का विरोध नहीं होने देता, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देता है। वही गलित अवस्था में और जलीय विलयन के अवस्था में विद्युत चालक होता है। द्रवीय अवस्था में यह चालक होता है और ठोस अवस्था में कुचालक होता है। नेक्स्ट है आघात वर्धनीयता एवं तन्यता। अब इसके आधार पर देखेंगे तो जो धात्विक ठोस है वह कठोर परंतु आघात वर्धनीय और तन्य होती है। कठोर भी होती है और आघात वर्धनीय भी होती है और तन्य भी होती है। वही देखिए ये आयनिक ठोस में देखिए यह कठोर परंतु भंगुर होती है, कठोर और भंगुर होती है। फिर नेक्स्ट है गलनांक के आधार पर। तो धात्विक ठोस साधारण उच्च और आयनिक ठोस केवल उच्च, फिर उच्च होते हैं। और नेक्स्ट है बंधन आकर्षण बल। अब इसके आधार पर देखिए बंधन आकर्षण बल के आधार पर तो यह धात्विक आबंध होते हैं, धात्विक ठोस धात्विक आबंध होते हैं, और आयनिक ठोस में कुलौमी अथवा स्थिर वैद्युत होते हैं। यह कुलौमी अथवा स्थिर वैद्युत होते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। और जिन्हें भी इस क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। तब तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।